नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। 80 खबर 80 जिले का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण ने गुरुवार को नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32,695 केस सामने आए हैं और वहीं 606 लोगों ने कोरोना के चलते जान भी गंवाई है। अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 9,68,876 तक जा पहुंची है। वहीं मृतक की संख्या भी बढ़कर 24,915 हो गई है। तो कोरोना संक्रमण लगातार नए रिकॉर्ड बनाता हुआ देश के अंदर अब जो कुल मामले हैं 9,68,000 से भी ऊपर पहुंच गए हैं और जो एक्टिव केस हैं इस वक्त वो 3,31,000 से ज्यादा हैं, जबकि बड़ी संख्या में 6 लाख लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। लेकिन लगातार नए रिकॉर्ड बनाता हुआ पिछले 24 घंटे के अंदर 32,695 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और इससे भी दुखद बात यह है कि 606 लोगों ने जान भी गंवाई है इन 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के चलते। तो लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा देश भर में बढ़ता हुआ पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना मामलों की बढ़ोतरी हुई है। 9 लाख से ऊपर, 9.5 लाख से ऊपर आंकड़ा देश भर में कोरोना संक्रमण का पहुंच गया है। और आपको बता दें कि गुना की घटना पर जहां शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी कार्रवाई की है, वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर गुना की घटना पर रोष जताया है। राहुल ने अपनी ट्वीट में वीडियो टैग करते हुए लिखा है कि हम इसी सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है इस मामले पर। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया है। ये दरअसल मामला सामने आया था गुना का, जब एक अवैध कब्जे को हटाने के लिए पुलिस गई हुई थी और इस दौरान न केवल पिटाई की गई थी, इसके बाद पति और पत्नी ने जहर भी खा लिया था। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। सरकार पर कमलनाथ ने निशाना साधा है। कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर और नियंत्रण से बाहर हो गई है, ये कहना है पीसीसी चीफ कमलनाथ का। गुंडों अपराधियों में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। प्रदेश जंगल राज की ओर लौट रहा है। सरकार तबादलों और चुनावों में व्यस्त है। प्रदेश भगवान भरोसे, ये दावा है पीसीसी चीफ कमलनाथ का। ट्वीट कर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, कानून व्यवस्था को लेकर आड़े हाथों लिया है वर्तमान सरकार को। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर और नियंत्रण से बाहर हो गई है। गुंडों अपराधियों में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। प्रदेश जंगल राज की ओर लौट रहा है। सरकार तबादलों और चुनाव में व्यस्त है और प्रदेश भगवान भरोसे है। वहीं सरकार पर बसपा प्रमुख मायावती भी बरसी हैं। अतिक्रमण के नाम पर पुलिस और प्रशासन द्वारा दलित दंपति को आत्महत्या की कोशिश के लिए मजबूर करना बेहद शर्मनाक है, ये ट्वीट किया है बसपा प्रमुख मायावती ने। इस घटना की देशव्यापी निंदा स्वाभाविक है, सरकार सख्त कार्रवाई करे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख हैं मायावती। उन्होंने इस घटना को लेकर सरकार को घेरा है और लिखा है ट्वीट के जरिए कि अतिक्रमण के नाम पर पुलिस और प्रशासन द्वारा दलित दंपति को आत्महत्या की कोशिश के लिए मजबूर करना बेहद शर्मनाक है। आगे बढ़ते हैं। इधर गुना में पुलिस मारपीट मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। शिवराज सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। गुना जिले के कलेक्टर और एसपी हटाए गए हैं। आपको बता दें, आज भोपाल से गुना जाएगी एक जांच टीम। ग्वालियर डीआईजी भी जांच के लिए गुना पहुंचेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। गुना घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। सिंधिया ने ट्वीट कर कार्रवाई की जानकारी दी है। घटना को लेकर कल विपक्ष ने सवाल उठाए थे और आज सरकार एक्शन में है और गुना में पुलिस मारपीट मामले में सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है। हटाए गए जो कलेक्टर और एसपी हैं उन्हें हटा दिया गया है।
वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश में प्रीपेड प्लान के तहत अधिकारी होते थे नियुक्त। हमारी सरकार ने घटना के बाद तुरंत एक्शन लिया। घटना होते ही कलेक्टर एसपी को बदल दिया गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था का पालन होगा। कांग्रेस सरकार में सतना में 2 बालक किडनैप हुए थे, उनके शव ही वापस आए थे। कांग्रेस सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। बीजेपी सरकार में जो कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंडला की घटना को भी पारिवारिक कारण नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि जंगलराज की शुरुआत कमलनाथ जी के सरकार में बनी तो 2 बच्चे सतना से अपहृत हुए, डेड बॉडी ही आई थी। हमारे लाख विधानसभा में चिल्लाने के बाद भी उनके यहाँ अपराधी पकड़े ही नहीं जाते थे, संरक्षण दिया जाता था। यहाँ तो तत्काल कार्रवाई होती है। कोई कितना भी बड़ा अफसर हो, अगर लापरवाही करेगा तो नाप दिया जाएगा। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का आरोप। मुरैना में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर आरोप लगाया गया। मुरैना की 5 सीटों को प्रभावित करने के लिए बड़ा चढ़ाकर आंकड़े बताए जा रहे हैं। विपक्ष को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए कोरोना का जरिया बनाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में संक्रमण बताकर रोकने का काम हो रहा है। तो ये आरोप फूल सिंह बरैया ने लगाए हैं सरकार पर। फूल सिंह बरैया कह रहे हैं कि मुरैना में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को के मद्देनजर मुरैना की 5 सीटों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। यहां पर संक्रमण जानबूझकर जो आंकड़े हैं संक्रमण से जुड़े हुए उन्हें बढ़ा चढ़ाकर सरकार दिखा रही है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। वहीं कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के आरोपों पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जहां कहीं पर भी कांग्रेस हारने वाली होती है, अनर्गल बयानबाजी और बेतुकी मांग करने लगती है। उसे ना तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा है, ना ही मीडिया पर। कांग्रेस को मालूम है कि वहां पर वो हारने वाली है। जब उसे मालूम है कि वो वहां पर हारने वाली है तो पहले से ही इस तरह के आरोप लगाने लगे। जैसे अब जहाँ हारती है वहाँ ईवीएम पे लगा देती है ना वो, और जहाँ जीत जाती है वह खामोश हो जाती है। ये उसी तरह का कमोबेश आरोप है। चुनाव कोरोना काल में हो न हो ये तो चुनाव आयोग ही तय करेगा, कांग्रेस या भाजपा तो तय करेगी नहीं। सर, लक्ष्मण सिंह ने और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कांग्रेस का किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास रहा ही नहीं। तो फूल सिंह बरैया ने आरोप लगाए हैं कि जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पर कोविड-19 के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जा रहे हैं ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। इसका जवाब हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने दिया। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं जब कांग्रेस हारने लगती है तो इसी तरह की बयानबाजी करती है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, फूल सिंह बरैया के बयान में विरोधाभास नजर आता है। कांग्रेस कहती है कि कोरोना बेकाबू हो गया है मध्य प्रदेश में, और दूसरी तरफ यह भी कहती है कि बढ़ा चढ़ाकर मामले दिखा रहे हैं। देखिए, फूल सिंह बरैया का जो आरोप है वो इस बात को लेकर है कि जहां पर उपचुनाव होना है उन वाले जिलों में बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े बताए जा रहे हैं। साथ ही उनका आरोप इस बात को लेकर भी है कि जो कांग्रेस के जो विधानसभा प्रभारी हैं या जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो उपचुनाव में प्रचार का काम संभाल रहे हैं, उनको भी संक्रमित बताकर भर्ती किया जा रहा है, जबकि कई ऐसे मरीज हैं जिनकी बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो कुल मिलाकर आरोप इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव के चलते कहीं आंकड़े बताकर जिलों की सीमाओं को सील करके चुनाव प्रचार करने से कहीं रोकने की कार्रवाई तो नहीं की जा रही है। इसी बात को लेकर जो है कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने इस तरीके का आरोप लगाया। उनका आरोप इस बात को लेकर भी है कि उनके पास कुछ कार्यकर्ताओं की जानकारी आई है जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उनको पॉजिटिव बताकर भर्ती करने का काम किया जा रहा है। हालांकि अब बीजेपी ने कहा है कि ये चुनाव की हार के डर से इस तरीके से बयान
और बेतुके बयानबाजी जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की जा रही है। बहरहाल उपचुनाव होना है और 16 की जो विधानसभा सीटें हैं वो ग्वालियर चंबल इलाके में आती हैं और बीते कुछ दिनों में ग्वालियर और चंबल में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैला है। कुछ जगह पर लॉकडाउन के हालात हैं, कुछ जगह पर दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, बाहरी लोगों की आवाजाही को रोकने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर भी सियासत होती हुई नजर आ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि इस तरीके के मुद्दे उपचुनाव से पहले गर्म जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, हालांकि चुनाव आयोग को तय करना है कब इलेक्शन कराया जाए कब नहीं कराया जाए और डिटेल भी मांगी गई। आशीष अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े बता रहे हैं आप ताकि चुनाव प्रभावित किया जा सके कोविड-19 के। देखिए, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान और क्या हो सकता है। फूल सिंह बरैया जी एक वरिष्ठ नेता है और उन्हें ये समझना चाहिए कि जो संविधान बाबा साहब ने इस देश को सौंपा है वो अपने आप में सशक्त है, वहां पे कोई निरंकुश नहीं हो सकता। और कौन सरकार चाहेगी कि उसके आंकड़े खराब हों, बल्कि ये आंकड़े अगर गलत बताए जाएंगे तो क्या मीडिया की नजरों से छुप जाएंगे। तो फूल सिंह बरैया जी को कम से कम इस तरह के संवेदनशील विषयों पे थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। मैं समझता हूं कि चूंकि वो राज्यसभा नहीं जा पाए हैं, दिग्विजय सिंह जी ने धोखा उनके साथ किया, कांग्रेस ने छल किया, तो थोड़ी सी उनको शायद अतिशीघ्रता है, परंतु थोड़ा सा संयम रखें। निश्चित ही जब चुनाव आयोग फैसला लेगा तो सर्व स्वीकार होगा, परंतु इन मानवीय संवेदनाओं के विषयों पे इस कोरोना जैसे संकट काल में इस तरीके की गलत बयानबाजी उनको शोभा नहीं देती है। जी आशीष अग्रवाल जी, दो बातें। एक तो मीडिया को जो आंकड़े प्रशासन देता है कोविड-19 के, मीडिया वो जनता के सामने रखता है। दूसरी बात, फूल सिंह बरैया का आरोप यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही कोविड-19 पॉजिटिव बताया जा रहा है, जबकि कईयों की रिपोर्ट उनमें नेगेटिव आई, इसके बावजूद उन्हें पॉजिटिव बताकर भर्ती किया जा रहा है ताकि केवल और केवल कांग्रेस के प्रचार को प्रभावित किया जा सके। तथ्यात्मक आरोप है, निराधार आरोप है। सबसे पहले तो जब किसी अस्पताल में कोई व्यक्ति अपने कोविड की रिपोर्ट कराने जाता है तो उसके साथ उसका दल लिखा जाता है क्या, उसकी राजनीतिक विचारधारा लिखी जाती है क्या, और जो डॉक्टर टेस्ट करता है, जो संस्था टेस्ट करती है, क्या उसे मालूम होता है ये कांग्रेस का है या नहीं है। अगर ऐसा है तो कांग्रेसियों ने, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी एक सत्याग्रह किया इसको लेके। तो ये किस तरह की, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद खबरों में बने रहने के लिए ये जो बयान दिया गया था वो किया था और वो शायद सफल हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इस तरीके के निराधार आरोप पे बात भी नहीं करनी चाहिए। जी ठीक है, रहिएगा। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, इन आरोपों में वाकई में कुछ आधार है या फिर केवल उपचुनाव के मद्देनजर ये बयानबाजी? देखिए, ये तो जो है अभी मुख्यमंत्री जी जो वीसी ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस अधिकारियों की ले रहे हैं और सारे अखबारों में, पब्लिक डोमेन में छप रहा है कि आंकड़ों में हेराफेरी की जा रही है। कई जो है पुराने आंकड़े नए आंकड़ों में मिलाए जा रहे हैं और उनको, कई आंकड़ों को जो है पेंडिंग रखा जा रहा है और बाद में उनको समायोजित किया जा रहा है। इस तरह के कई प्रकरण पकड़े जा रहे हैं और चूंकि केवल उन्हीं चुनाव जहां क्षेत्रों में जहां पर की चुनाव होना है, उपचुनाव होने हैं, उन्हीं क्षेत्रों में आंकड़ों का बढ़ना इन आशंकाओं को जन्म देता है और ये चीजें जो है सार्वजनिक होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भाई मध्य प्रदेश में जो माइग्रेशन होकर मजदूर आए हैं वो अकेले चंबल क्षेत्र में थोड़ी आए हैं, वो तो पूरे मध्य प्रदेश में आए हैं जी। और जो ट्रेस हिस्ट्री है लोगों की वो पूरे मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म है। तो ये जो है केवल लोकलाइज्ड ग्रोथ क्यों हो रही है कोरोना में, ये सवाल है। और वो भी केवल उन तारीखों के आसपास क्यों हो रहा है जब से कि चुनाव संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। ये बात आशंका है और इसको निर्मूल करना शासन का काम है। जी, लेकिन भूपेंद्र जी, इंदौर में भी लगातार मामले बढ़े थे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वहां पर कोई साजिश या सियासत है? अगर मामले बढ़ रहे हैं तो अगर बीजेपी प्रचार कर रही है तो कांग्रेस के लिए भी तो कोई बंदिशें नहीं लगी प्रचार के लिए। जी नहीं, मेरी बात सुनिए, क्या ये प्रचार जो है वैधानिक हो रहा है क्या? जब आप कह रहे हैं कि मंदिर में 10 लोग नहीं जा सकते, जब आप ये कह रहे हैं कि शादी में 20 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते हैं,
तब जो है 10-5 हजार की सभाएं करना ये मुख्यमंत्री द्वारा जायज है कि या वो स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? ये सवाल आपको उठाना चाहिए। आप उल्टा सवाल उठा रहे हैं कि आप भी सवाल बिल्कुल, इसका जवाब तो लेना हो जी, इसका जवाब तो जरूर लेंगे जो बात आपने कही है। भूपेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आशीष अग्रवाल जी, बड़ी बड़ी अगर सभाएं कर रहे हैं, गाइडलाइन पार्टियों के लिए अलग होती हैं क्या, आम जनता के लिए अलग होती हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो गाइडलाइन इस देश में सबके लिए एक होती है और भारतीय जनता पार्टी तो वर्चुअल रैलीज को अपना माध्यम बना के जनसंपर्क का कार्य कर रही है। जो जमीन तक पहुंच रहे हैं और हम पर तंज कसते हैं हमारे वर्चुअल रैलीज में, वो तो कांग्रेस के नेता हैं। बताएं, कमलनाथ जी ने क्या एक्चुअल एक रैली नहीं की थी जनता के बीच जाके? क्या उसमें भीड़ नहीं हुई थी? तो कुल मिला के इनके लेने के बाट और देने के अलग होते हैं। देखिए, कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो मेरे बड़े भाई की बातों में वही छलक रहा है। सबसे पहले तो वो प्रवासी भरे हुए लेना उनने महाराष्ट्र राजस्थान कर दिया, क्यों वहां पे उनकी जो सरकारें थी वो फेल हो गई? तो सबसे पहले भूपेंद्र जी को एक स्पेशल एडवाइजर बन के उनको जाना चाहिए कांग्रेस को। दूसरा विषय, देखिए कांग्रेसों को किस तरह का मति भ्रम है। फूल सिंह बरैया कह रहे हैं कि आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है। सरकार कह रही है, आपको समझ नहीं है आंकड़ों को। ये सरकार कह रही है जी। अरे आपकी समझ तो जनता के सामने आपकी सरकार कह रही है, आपको पता नहीं हो। आप जो है सरकार के आंकड़े देखिए, मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस उठाइए, आपको ये आंकड़े समझ में आ जाएंगे। आपको समझ नहीं है, आप पढ़ लिख के आया कीजिए। आपके अंतर तक उतर गई है। पहले आप पढ़ लिख के आया कीजिए। जवाब ले लेते हैं, जवाब देना चाह रहे हैं भूपेंद्र जी आपकी बातों का, आरोपों का। सुन लीजिए आशीष जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। भूपेंद्र जी बोलिए। हेलो, ये जो बातें मैंने कही हैं, ये मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। ये समझ के नहीं, इनको अपनी सरकार की नॉलेज नहीं है कि इनकी सरकार क्या। और दूसरी चीज जो है, मुख्यमंत्री की सभाओं, नरोत्तम मिश्रा की जो है सभाओं, और जो है इमरती देवी की डांसिंग स्वागत समारोहों के बाद जो है हमने अपनी सभा की है। ये इनसे पूछे जरा, ये इसके पहले ये कितनी सभाएं कर चुके थे? ये वर्चुअल रैली तो ड्रामा है इनका। ये 1 करोड़ का दावा कर रहे थे इनकी वर्चुअल रैली में मध्य प्रदेश में नड्डा जी की। ये अपनी खुद की वेबसाइट देख लें भी, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की, उसमें कितनी संख्या डली हुई है। ये झूठ और पाखंड की राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आज प्रशासन कह रहा है, ये रोज छप रहा है, और प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि हाँ साहब जो है आंकड़ों में गलती हो गई है। और ये बड़ी बड़ी कहानियां कर रहे हैं, झूठे आंकड़े बना रहे हो आप बैठ के। और आप जो है किसको धोखा दे रहे हो? आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। कोरोना थोड़ी आपको पहचानता है। अगर आप झूठे आंकड़े तैयार कर रहे हैं और उनकी खेतियां कर रहे हैं, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, बीजेपी भी रैली कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि जनसंपर्क नहीं कर रही, लोगों के बीच नहीं जा रही। दिग्विजय सिंह बेटे के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, मुंगाली से लेकर और जो क्षेत्र है वहां भी वो पहुंच रहे हैं। माफी के साथ रोक रहा हूं सर, एक छोटा सा मैं ब्रेक लेना है। शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका, आशीष जी आपका भी बहुत धन्यवाद। अनुराग हमारे साथ बने हुए थे। अनुराग शुक्रिया आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। आज प्यारे मियां को भोपाल लाया जाएगा। दरअसल कल श्रीनगर से प्यारे मियां की गिरफ्तारी हुई है। डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की भी अब यहां पर जांच की जा रही है। दरअसल भोपाल से भागकर श्रीनगर पहुंच गया था प्यारे मियां, वहीं पर जाकर छुप गया था। अब एसआईटी श्रीनगर कनेक्शन की भी जांच कर रही है। श्रीनगर के एक होटल में प्यारे मियां, जो रेप का आरोपी प्यारे मियां छुपा हुआ था। श्रीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। भोपाल पुलिस के इनपुट के बाद प्यारे मियां की गिरफ्तारी हुई थी। भोपाल से कार से भागकर इंदौर गया था प्यारे मियां और इंदौर से फ्लाइट से मुंबई और फिर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से फ्लाइट से श्रीनगर जा पहुंचा था प्यारे मियां। मदद करने वालों की सूची भी तैयार की जा रही है। तो प्यारे मियां को आज भोपाल वापस लाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। प्यारे मियां की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट आया है, कोई भी अपराधी कानून के फंदे से बच नहीं पाएगा। श्रीनगर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसकी ट्रेसिंग कर रही थी, अब उसे यहां लाकर जल्दी सजा दिलाएंगे। तो प्यारे मियां आज श्रीनगर से भोपाल वापस लाया जा रहा है। श्रीनगर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। भोपाल पुलिस की निशानदेही पर प्यारे मियां को गिरफ्तार किया गया था और इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट भी आया है कि
किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, ये अपने आप में सफलता भी है। प्यारे मियां बेहद गंभीर आरोपों में फरार था, 5 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का आरोप था, भोपाल आ जा रहा है, ये सफलता भी है। दूसरी बात, अब कई मामले भी कह सकते हैं आपकी, कई एंगल भी नजर आ रहे हैं कि चूंकि श्रीनगर पहुंच गया, कि पाकिस्तान में कोई इसका लिंक है, या डी कंपनी या फिर ISI से कोई लिंक है, क्या और डिटेल? बिल्कुल प्रशांत, देखिए यौन शोषण का आरोपी प्यारे लाल को तलाशने के लिए पुलिस ने पूरा जाल बिछाया था और अब वो श्रीनगर से गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर वो भोपाल से मुंबई होते हुए श्रीनगर क्यों पहुंचा, और क्या श्रीनगर से कहीं और जाने का उसका इरादा था, क्या कौन उसकी मदद कर रहा था, कहाँ पर उसके कनेक्शन हो सकते हैं, डी कंपनी या पाकिस्तान से उसका कोई कनेक्शन हो सकता है। इन तमाम कनेक्शनों को खंगालने का काम अब पुलिस कर रही है। यानी कि गिरफ्तारी कल हुई और आज दोपहर तक या कहीं शाम तक जो है प्यारे मियां को भोपाल लाया जाएगा और उसके बाद उन तमाम बातों को लेकर पूछताछ की जाएगी, चाहे वो भोपाल शहर में जो अवैध संपत्ति बनाने का मामला हो, अवैध रूप से अतिक्रमण करने का मामला हो, या फिर जो लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला हो। उन तमाम मामलों को लेकर तो पड़ताल की जाएगी, लेकिन साथ ही उन कनेक्शनों की पड़ताल की जाएगी जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि प्यारे मियां के कुछ और कनेक्शन प्रदेश के बाहर और देश के बाहर हो सकते हैं। जो रिसोर्ट बनाया गया था या जहां पर फ्लैट था, वहां पर कौन कौन लोग आकर रुकते थे, इस बात की भी पड़ताल की जा रही है। तो उन तमाम पहलुओं की छानबीन करने में अब पुलिस जुटी हुई है कि बीते कुछ दिनों में प्यारे मियां के कॉन्टेक्ट में कौन कौन आया, कॉन्टेक्ट हिस्ट्री उसकी खंगाली जा रही है और साथ ही उन कनेक्शनों की भी तलाश की जा रही है जो सीधे प्यारे मियां से जुड़े हुए थे, जो भोपाल से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर श्रीनगर, और श्रीनगर के अलावा यदि दूसरे देश तक जुड़े हुए हैं तो उन तमाम तारों को जोड़ने का काम अब पुलिस करने का काम करेगी। जी बिल्कुल, वाकई में एक सवाल तो ये है अनुराग की आखिर भोपाल से श्रीनगर तक पहुंचाने में किस किस ने प्यारे मियां की मदद की, और दूसरी बात ये कि इन शंकाओं में दम भी नजर आता है कि कहीं कनेक्शन पाकिस्तान तक तो नहीं है, चूंकि करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों का काला साम्राज्य इस शख्स ने खड़ा कर लिया। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल कर आई थी उसमें यही पता था कि एक शादी मैरिज गार्डन और उसके अलावा खुद की बिल्डिंग, प्रेस का दफ्तर और इसके अलावा जो फ्लैट था उसकी जानकारी निकल कर आई थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया वैसे वैसे नए खुलासे हुए। प्यारे मियां न सिर्फ लखपति बल्कि करोड़पति, अरबपति तक निकल कर आए, उनकी अरबों में संपत्ति निकल कर आई और ये संपत्ति सिर्फ भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में थी। लेकिन अब पुलिस उन कनेक्शनों की पड़ताल कर रही है जो इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि प्यारे मियां मुंबई से श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर से कहां जाने का उनका इरादा था, क्या भारत छोड़कर वो भागने वाले थे, इस बात की पड़ताल भी की जा रही है। और साथ ही बॉर्डर क्रॉस बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है और आज प्यारे मियां को वापस भोपाल लाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इस वक्त एक और अहम खबर भोपाल से। भोपाल में 134 कोरोना के मरीज मिले हैं। अधिकतर मरीज शहर के पुराने इलाकों से मिले हैं, जिनमें घोड़ानकास, कस्तूरबा नगर, तलैया, अयोध्या नगर समेत शहर के अन्य क्षेत्रों से कोरोना के मरीज सामने आए हैं। नए इलाकों में MP नगर, बंगाली कॉलोनी, हबीबगंज, शिवाजी नगर समेत अन्य क्षेत्रों से भी संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। रिकॉर्ड मामले 134 कोरोना संक्रमण के मामले निकले हैं राजधानी भोपाल से। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, एक बार फिर नया रिकॉर्ड बन गया कोरोना संक्रमण के मामले में भोपाल में। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से कोरोना हाई स्पीड से बढ़ता जा रहा है, ये संख्या ही है जो इस बात को प्रमाणित कर रही है कि कितना भयानक तरीके से अब संक्रमण पूरे शहर में फैलता जा रहा है और पूरे शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। पहले सिर्फ पुराने इलाके तक ही ये संक्रमण सीमित हुआ करता था लॉकडाउन के फेज में, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक फेज की शुरुआत हुई है, नए शहर भी, जो शहर के नए इलाके हैं वो भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। संक्रमण वहां भी फैलता जा रहा है और लगातार जिस तरीके से मरीज मिल रहे हैं,
ये वही मिल रहे हैं जो पॉजिटिव मरीजों के कांटेक्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनलॉक फेज की जब से शुरुआत हुई है तब से लोगों का मिलना जुलना बड़ी संख्या में हो गया है और जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है शहर में अब कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट जोन भी बड़ी संख्या में बढ़ते ही जा रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं। बात अगर नए इलाके की करते हैं तो एमपी नगर और हबीबगंज, शिवाजी नगर ये कुछ ऐसे एरिया है जहां पर सिलसिला जारी है संक्रमितों के मिलने का। और इसके साथ ही जो अभी तक पुराने इलाके में छूटे हुए क्षेत्र थे यानी कि घोड़ा नकाज कहें या फिर और भी ऐसे कई एक क्षेत्र थे जहां से संक्रमण बिल्कुल जिन नई जगहों का आप जिक्र कर रहे हैं पूजा, व्यावसायिक गतिविधियां यहां पर बड़े पैमाने पर होती हैं और इन जगहों पर अगर कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो ये सबसे बड़ी चिंता का सबब इस वक्त राजधानी भोपाल के लिए बन जाता है। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। न्यू इंडिया न्यू रिलायंस की थीम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब आगे बढ़ेगी, साथ ही ग्रोथ इन लाइफ के विजन पर काम करेगी। आरआईएल की सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पूरा खाका पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। भाइयों और बहनों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शानदार प्रदर्शन के बारे में जानकारी देने के साथ ही कई बड़ी घोषणाएं की। कोरोना संकट की वजह से पहली बार ये बैठक वर्चुअली और ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसमें जियो मीट और अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए देश भर के शेयर होल्डर्स जुड़े। इस मौके पर कोरोना संकट को बड़ा अवसर बताते हुए चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि आरआईएल का मार्केट कैप $150 बिलियन को पार कर गया है। मार्केट कैप के हिसाब से आरआईएल देश की सबसे बड़ी कंपनी है। 12 लाख करोड़ का पूंजीकरण हासिल करने वाली आरआईएल पहली लिस्टेड भारतीय कंपनी है। आरआईएल एक कर्ज मुक्त मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी का समूह है। आरआईएल ने निवेश के जरिए 2.12 लाख करोड़ रुपए जुटाए। कोरोना संकट में 200 शहरों में जियो मार्ट खुले। जियो मार्ट को रोजाना 2.5 लाख ऑर्डर मिलते हैं। रिटेल में कंपनी ने 11% मुनाफा बढ़ा। रिटेल सेक्टर में ग्लोबल इन्वेस्टर आएंगे। अरामको के साथ करार के लिए प्रतिबद्ध हैं। Reliance became the first Indian company to exceed market capitalization of 150 billion. Reliance is also the first Indian company to cross 100,000 crores in consolidated EBITDA. For the first time. बैठक में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन कोरोना संकट में रिलायंस समूह की ओर से किए गए सामाजिक कार्यों के बारे में बताया, साथ ही हेल्थ वर्कर्स का आभार जताया। कर दे मेरे हवाले तेरे दर्द सारे, सीने से लगा लूं उनको मैं तेरे आंसू मैं चुरा लूं, पलकों पे मैं सजा लूं। संकट में लोगों की मदद करना हमारा धर्म। मिशन अन्न सेवा के जरिए लोगों की मदद। कोरोना के इलाज के लिए 100 बेड का अस्पताल। 1/3 कीमत पर पीपीई किट मुहैया कराई। आरआईएल के 2 लाख कर्मचारियों का आभार। This is not just business for us. It is our duty, our dharma, our seva to the nation. Together we can and we will win this fight and come out stronger as a nation. Keep well, keep safe. चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए रिलायंस की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही कहा कि कोरोना संकट के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था में बेहतर दर बनाए रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।